नमस्कार। आयुर्वेदा फ्री हेल्थ इंश्योरेंस में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हमने पहले के वीडियो में चर्चा करी कि मसाले या स्पाइसेस केवल स्वाद, खुशबू, रंग या सीजनिंग के लिए नहीं होते, बल्कि इनमें बहुत सारे औषधीय गुण समाहित होते हैं। ये मसाले एंटीऑक्सीडेंट, मिनरल, न्यूट्रिएंट्स इनसे भरपूर होते हैं, जिससे कि ये हमारे स्वास्थ्य को बनाए रखते हैं, मेंटेन रखते हैं। उसके साथ ही बहुत सारे पैथोलॉजिकल प्रोसेस जो शरीर में चल रहे होते हैं उनको ब्रेक डाउन करते हैं या रोकने में मदद करते हैं। आज हम एक ऐसे ही विशेष मसाले जो अपनी तीव्र और विशिष्ट गंध साथ ही औषधीय गुणों के लिए जाना जाता है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ हींग या एसाफेटिडा की। आज की वीडियो में हम जानेंगे हींग के रसगुण वीर्य विपाक क्या है, उसका मोड ऑफ एक्शन क्या है, शरीर के जो विभिन्न बॉडीली सिस्टम्स हैं उन पे उसके कर्म क्या हैं। सबसे महत्वपूर्ण, हम कैसे पहचान सकते हैं कि जो हींग हम प्रयोग में ला रहे हैं वो शुद्ध है या नहीं। तो आइए इस अद्भुत औषधीय मसाले हींग के रहस्यों को जानने के लिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले हींग के समानार्थी शब्द या सिनोनिम्स को जानते हैं, क्योंकि ये हमें गुण और कर्मों से परिचित कराते हैं। पहला है हिंगू। इसकी विशिष्ट तीव्र गंध के कारण ये नाम दिया गया है। सहस्त्रवेधी, हजारों कर्म करने वाला या यूं कहें हजारों औषधीय कार्य क्षमताओं के कारण इसको नाम दिया गया है। जतुक, यह लाक्षा यानी लाख के समान रेजिन या राल जैसा दिखता है। बाहलिक, बल्ख देश में उत्पन्न होने के कारण। वर्तमान में जो बल्ख क्षेत्र है ये अफगानिस्तान में स्थित है। रामट, रमठ देशोद्भव। आधुनिक समय में रामट का ऐसा कोई स्पष्ट भौगोलिक संदर्भ नहीं मिलता है, बल्कि कुछ ग्रंथों में यह भी उल्लेख आता है कि जो रामट है वो एक विशेष प्रकार की जो ग्रेड या उत्तम क्वालिटी की जो हींग है उसके लिए भी ये शब्द प्रयोग किया जाता है। लेटिन नेम है फेरुला एसाफेटिडा। हींग में एक्टिव प्राइमरी कंपाउंड मुख्य रूप से एसारेसिनोटेनॉल एंड फेरुलिक एसिड होते हैं, जो कि पाचन में सहायक होते हैं या डाइजेस्टिव एड की तरह कार्य करते हैं। एंड हींग के जो एंटीस्पाज्मोडिक इफेक्ट होता है उसके लिए जिम्मेदार होते हैं। इसके अतिरिक्त हींग में सल्फर कंपाउंड जैसे डाइसल्फाइड, पॉलीसल्फाइड होते हैं, जो कि हींग में मिलने वाली विशिष्ट तीव्र गंध के लिए जिम्मेदार होते हैं। अब हींग के गुणों की बात करते हैं। हींग गुणों में लघु यानी लाइट, पचने में हल्की, शरीर में लघुता लाती है, स्निग्धता इसमें होती है यानी चिकनापन इसमें होता है, साथ ही ये तीक्ष्ण या शार्प नेचर की होती है। रस या जो इसका टेस्ट है वो कटु या पंजेंट होता है। पचने के बाद जो इसका टेस्ट होता है या इफेक्ट होता है, विपाक जो है वो भी इसका कटु या पंजेंट होता है। वीर्य इसका उष्ण होता है यानी तासीर में गर्म होती है। उष्ण होने के कारण कफ और वात शामक होती है, लेकिन पित्त को बढ़ाने वाली होती है, इसीलिए कफ वात विकारों में विशेष रूप से यूज की जाती है। उपयोग व कर्म जानने से पहले यह जानना आवश्यक है कि जो हींग है वो मूल यानी कि रूट और राइजोम यानी कि जो कंद है उससे निकला हुआ गोंद युक्त राल या रेजिन होता है। उपयोग में लाने से पहले हमें इसको शुद्ध करना होता है या शोधित करना होता है। अब इसको शुद्ध करने के दो तरीके होते हैं। पहला है अभर्जित, जहां हम रोस्ट नहीं कर रहे हैं। दूसरा है भर्जित, जहां पे हम इसको रोस्ट करते हैं। तो पहला जो तरीका है अभर्जित शोधन, उसमें क्या किया जाता है, जो ये राल होती है या जो रेजिन हींग का होता है उसको लेकर के 8 गुने पानी में घोल देते हैं। घोलने के बाद इसको छान लेते हैं और उसके बाद उसको लोहे के किसी भी पात्र में मंद आंच पर सुखा लेते हैं या उसको वाटरलेस कर लेते हैं। ये पहला तरीका हो गया। दूसरा जो है उसमें हम गाय का घी लेकर के उसमें हींग को रोस्ट करते हैं, भर्जित करते हैं जब तक वो शुष्क या ड्राई नहीं हो जाती है। तो जनरली जो बाजार में हम हींग कुकिंग के लिए लाते हैं ये रोस्टेड जो तरीका है उसी से शुद्ध मिलती है, जिसको हम कुकिंग के लिए यूज़ करते हैं। अब यहाँ इसको समझना इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि जो अभर्जन तरीके से हमने शुद्ध करी है हींग,
उसे रो हींग भी कहते हैं, और वो जनरली एक्सटर्नल यूज या बाह्य प्रयोग के लिए काम में लाई जाती है। ऐसा क्यों? क्योंकि जो रो हींग होती है वो बहुत शार्प और पोटेंट, यानी कि बहुत पंजेंसी या कटुता उसमें होती है, और बहुत अधिक हीटिंग इफेक्ट वाली होती है। दूसरी जो हमने भर्जित तरीके से शुद्ध करी है रोस्टेड जो हींग है, वो जनरली इंटरनल यूज़ के लिए हम प्रयोग करते हैं। क्यों? क्योंकि रोस्ट उसको करने से उसकी जो पंजेंसी है या इंटेंसिटी है वो कम हो जाती है, और हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है जब हम उसको इंटरनली लेते हैं तो उस पर वो जेंट्रल इफेक्ट होती है, उतनी तीक्ष्ण नहीं होती है। अब पहले बात करते हैं कि एक्सटर्नल और बाह्य प्रयोग क्या क्या है। तो इसका जो लेप है वो वेदना स्थापन, शूल प्रशमन, वातहर एंड उत्तेजक या स्टिमुलेटिंग प्रभाव वाला कहा गया है। आगे बढ़ने से पहले वेदना स्थापन मीन्स पेन किलर और एनाल्जेसिक की तरह कार्य करता है। शूल प्रशमन का भी पेन किलर की तरह ही प्रयोग करता है, परंतु इन दोनों में डिफरेंस है। तो वेदना स्थापन जहाँ पेन किलर की तरह कार्य करता है, वहाँ पर जनरल पेन जैसे इन्फ्लामेशन के कारण है, नर्व का कोई पेन है या मस्कुलोस्केलेटन पेन है। बट शूल प्रशमन जो वर्ड है वो आया है एंटी स्पाज्मोडिक पेन के लिए, जो कोलिक पेन होता है, यानी कि ऐंठन या मरोड़ के साथ जो पेन होता है वहाँ पर प्रयोग किया जाता है। तो वेदना स्थापन और शूल प्रशमन गुण होने के कारण इसका जो उदर में आधमान है, अफारा, इन सब में प्रयोग इसका लेप किया जाता है। तो बच्चों में स्पेशली जब एब्डोमिनल कोलिक होता है तो उसकी नाभि के चारों ओर हम हींग का लेप लगाते हैं, तो इसी एंटी स्पाज्मोडिक इफेक्ट के कारण तुरंत बच्चे को आराम आता है। इसके अतिरिक्त तेल में मिलाकर के हींग का लेप जोड़ों के दर्द में, उसमें भी काफ़ी फायदा करता है। कास या श्वास में, छाती पर भी इसका लेप हेल्पफुल होता है। इसके अतिरिक्त ध्वज भंग या जो इरेक्टाइल डिसफंक्शन होता है उसमें पीनस पर भी इसका लेप किया जाता है, क्योंकि एक तो हीटिंग इफेक्ट होता है इसीलिए वहाँ पर ये ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ा देता है, साथ ही वात शामक इफेक्ट इसका होता है और स्टिमुलेटिंग इफेक्ट इसमें होता है, तो इससे फायदा मिलता है। बट चिकित्सक की देखरेख में ऐसा करना चाहिए। अब इसके इंटरनल या जो आभ्यंतर प्रयोग क्या है उनको हम सिस्टम वाइज देखते हैं। पहला आता है नाड़ीवह संस्थान या नर्वस सिस्टम। उष्ण होने से ये उत्तेजक स्टिमुलेटिंग है, वातहर है, वेदना स्थापन है, संज्ञा स्थापन यानी कि मूर्छा, बेहोशी आदि को दूर करने में उपयोगी है। तो ये सब होने से पैरालिसिस या जो लकवा है, फेशियल पैरालिसिस, साइटिका आदि नर्व डिसऑर्डर, मतलब कि जितने भी वात विकार हैं वहाँ पर इसका प्रयोग अच्छा होता है। दूसरा आता है पाचन व संस्थान या डाइजेस्टिव सिस्टम। कटु उष्ण होने से दीपन, पाचन, रोचन होता है, इसीलिए अग्निमांद्य, आधमान में हेल्पफुल होता है। स्निग्ध और तीक्ष्ण होने के कारण यह अनुलोमन यानी कि विबंध या कॉन्स्टिपेशन में हेल्पफुल होता है। शूल प्रशमन यानी कि एंटी स्पाज्मोडिक इफेक्ट होता है, इसीलिए उदर शूल यानी कि एब्डोमेन में या इंटेस्टाइन में जो भी कोलिक की पेन है या स्पाज्मोडिक जो पेन होता है उसमें बहुत फ़ायदा करती है। कृमिग्न भी इस पे कहा गया है, यानी कि जो एंटी पैरासिटिक एक्टिविटी है उसके लिए भी ये हेल्पफुल होता है, यानी कि इंटेस्टाइन के वर्म्स को निकालने में हेल्पफुल होता है। थर्ड आता है रक्त व संस्थान या कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। चूँकि ये वातहर और हृदय होता है, इसीलिए वातजन्य जो हृदरोग हैं जैसे कार्डियक स्वेलिंग है, कार्डियक पेन है, वहाँ पे ये हेल्पफुल होता है। नेक्स्ट है श्वसन संस्थान या रेस्पिरेटरी सिस्टम। चूँकि ये तीक्ष्ण वात कफ और होता है, छेदन का गुण होता है, इसीलिए ये जो श्वसन तंत्र में जमा हुआ कफ है उसको तोड़ करके या छेदन करके बाहर निकालता है, जिससे कि ब्रोंकियल कंजेशन कम हो जाता है और श्वास मार्ग में राहत मिलती है। इसीलिए पल्मोनरी इन्फ्लामेशन, क्रोनिक कफ, वूपिंग कफ या जो कुकर खांसी है उन सब में ये हेल्पफुल होता है। नेक्स्ट है मूत्रवह संस्थान या यूरिनरी सिस्टम। तीक्ष्ण होने से मूत्र जनन गुण इसमें होता है, तो जहाँ पे भी मूत्राघात या यूरिन रिटेंशन है, साथ ही बस्ती शूल या यूरिनरी ब्लेडर में पेन है और यूरिन रुका हुआ है, उस कंडीशन में चूंकि एंटीस्पाज्मोडिक इफेक्ट इसका होता है, मूत्रजनन इफेक्ट इसका होता है, इसीलिए पेन में रिलीफ कराता है, साथ ही यूरिन को पास कराने में भी हेल्प करता है।
नेक्स्ट है रिप्रोडक्टिव सिस्टम या प्रजनन संस्थान। उष्णता और तीक्ष्णता के कारण ये वाजीकरण एफ्रोडिसिएक साथ ही आर्तव जनन या इम्यूनोगोज इफेक्ट वाला होता है। आर्तव जनन का मतलब है कि जहाँ पे अल्प आर्तव या अनार्तव अमीनोरिया है या हाइपोमिनोरिया है या ब्लीडिंग कम है पीरियड्स में, वहाँ हेल्पफुल होता है। साथ ही चूँकि एंटीस्पाज्मोडिक इफेक्ट इसमें होता है, इसीलिए जहाँ पर डिसमिनोरिया है, पेनफुल पीरियड है या कष्ट आर्तव है, उनमें बहुत हेल्पफुल होता है। नेक्स्ट है सात्मीकरण या ग्रेजुअल अडेप्टेशन। इसे कटु पौष्टिक कहा गया है। इसका मतलब है कि चूंकि कटु रस प्रधान है लेकिन फिर भी शरीर के में पुष्टता लाता है और बल्य है। जैसे जब जनरल वीकनेस होती है शरीर में, तो ये शरीर में भूख को बढ़ाता है, शरीर में पाचन को ठीक करता है, जिससे कि सामान्य बल या स्ट्रेंथ जो है वो शरीर में गेन होता है। त्वचा या इंट्यूगेमेटरी सिस्टम, इसके लिए ये है कि चूंकि ये उष्ण होने से रक्तोत्क्लेशक यानी कि ब्लड का जो सर्कुलेशन है उसको बढ़ाता है, जिससे कि ये हीलिंग में हेल्प कर सकता है। इसके अतिरिक्त चूंकि इसमें गंधक या सल्फर का अंश होता है, तो ईचिंग या जो खुजली कंडू की जहाँ समस्या है उसमें ये मदद करता है। देन आता है तापक्रम या टेम्परेचर, यानी कि ज्वरग्न इफेक्ट इसका होता है, तो विषम ज्वर में इसका प्रयोग किया जाता है। विशेष रूप से चूंकि हमारे पाचन तंत्र के लिए हेल्पफुल होता है, दीपन पाचन गुण इसमें होता है, इसीलिए ज्वर में भी लाभदायक है। अब इसकी मात्रा या डोज देखते हैं, तो 200 से 500 मिलीग्राम इसकी मात्रा होती है। इसके विशिष्ट योग से हम सभी भली भांति परिचित हैं। हिंगवष्टक चूर्ण, हिंगू कर्पूर वटी, रजह प्रवर्तनी वटी, हिंगवादी वटी आदि। अब इसके कॉन्ट्राइंडिकेशंस क्या क्या हैं? तो जहाँ भी एसिडिटी है, हार्टबर्न की समस्या है, लीवर में इन्फ्लामेशन है, इरिटेबिलिटी बहुत है, एंगर की समस्या है या एंजाइटी बहुत है, इनसोम्निया नींद नहीं आती है, और जो पित्त प्रकृति वाले व्यक्ति हैं उनके लिए अधिक मात्रा में ये अहितकर प्रभाव वाली हो सकती है। यदि ऐसे में अधिक मात्रा में सेवन कर लिया है तो इसके निवारण के लिए, इसके प्रभावों को दूर करने के लिए अनार, सेब, चंदन, शतपुष्पा इनका सेवन करने से इसके जो अहितकर प्रभाव है वो दूर हो जाते हैं। हमने देखा कि जो हींग है वो मुख्य रूप से कार्मिनेटिव यानी दीपन, शूल प्रशमन यानी एंटीस्पाज्मोडिक, वात कफहर यानी कि गैस, डाइजेशन, ब्लोटिंग, डिस्मिनोरिया आदि में विशेष रूप से प्रयुक्त होती है। परंतु जब हींग को चूज करना होता है तो ये जानना आवश्यक है कि विच वन इज प्योर एंड फ्री फ्रॉम एडिटिव्स। सो पहला हम कर सकते हैं विजुअल कंपैरिजन। तो जो अडल्टर्ड हींग होती है, जो मिलावटी हींग होती है, वो कलर में वाइट या पेल होती है और उसमें स्टार्च या फ्लावर मिला हुआ हो सकता है। प्योर हींग रेजिन और सॉलिड ब्लॉक में एंड गोल्डन ब्राउन कलर की होती है। दूसरा क्या कर सकते हैं कि जो शुद्ध हींग है, जब उसको आप पानी में घोलते हैं तो वो एक सफ़ेद सी स्ट्रीम देते हुए उसमें आराम से धीरे धीरे घुल जाती है, और जो वो जल है वो एकदम दूध जैसा लगता है, उसमें नीचे कोई भी रेजिड्यू या अवशेष नहीं मिलते हैं। थर्ड क्या है, जब आप उस शुद्ध हींग को जलाते हैं माचिस से तो वो पूरी तरह से जल जाती है। तो इन कुछ सामान्य तरीकों से आप हींग की शुद्धता का पता लगा सकते हैं, और आज वीडियो में दी गई हींग की जो जानकारी है उससे आप स्वास्थ्य लाभ जरूर उठाएं। उम्मीद है स्पाइसेस एंड हर्ब्स की ये सीरीज आपको पसंद आ रही होगी। यदि पसंद आ रही है तो प्लीज़ चैनल को सपोर्ट जरूर करें। सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और यदि क्वेश्चन हो तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए स्पाइस के साथ। तब तक के लिए टेक गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ बिकॉज हेल्थ इज़ वेल्थ।